हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री ने कोरोना के बीच नए रोजगार पैदा करने के लिए लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। बीजेपी के साइलेंट वोटरों को लुभाने में साइलेंट ही बना रहा महागठबंधन। रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स एंड होम बायर्स को आयकर राहत की घोषणा। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार चुनाव के परिणामों से लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले दुखी हैं। यूएई से अवैध सोना लाने के शक में मुंबई एयरपोर्ट पर रोके गए कृणाल पांड्या। महामारी में बाजारों में बेपरवाह भीड़ कहीं खतरनाक साबित ना हो। चेन्नई में मिली पति पत्नी व बेटे की लाश, शरीर पर गोलियों के निशान, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। जो बाइडेन ने लंबे समय के अपने सहयोगी रॉन क्लैन को बनाया अपना चीफ ऑफ स्टाफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार चुनाव विजेता को जीत हासिल करने पर दी बधाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा हुई है, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज के तहत नई नौकरियां पैदा हों। संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर से रिक्रूट होने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे और अगले 2 सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए सब्सिडी सपोर्ट की घोषणा भी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला एनडीए गठबंधन अब दिवाली बाद अपना नया नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुलाई गई बैठक 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अब 15 नवंबर यानी रविवार को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हालांकि आज मौजूदा नीतीश कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई, जिसमें मौजूदा विधानसभा भंग करने पर मुहर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अब दिवाली बाद राज्यपाल से नई सरकार के गठन पर मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट क्षेत्र में डिमांड को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स और घर खरीदने वालों को आयकर में राहत देने की घोषणा की है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए मांग को बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और घर खरीदने वालों को आयकर में राहत देने की घोषणा की है। ये रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने में उपयोगी साबित होगा। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार सर्कल दर कम करने की कीमत पर बिक्री आयकर नियमों में छूट देने का ऐलान किया। अभी तक सर्कल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10% तक के अंतर की इजाजत है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया। ये राहत 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों के लिए है। बिहार चुनाव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितने लोकतंत्र पसंद लोग हैं और जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, वे सब वहां के परिणाम से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठबंधन को केवल 13 से 14 हजार वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने तिकड़म से सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बारे में यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर हर चीज का इस्तेमाल करती है। पूर्व मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में अयोध्या के ग्रामीण इलाकों गांजा, कुटिया और धर्मपुर से आए उन किसानों से मिल रहे थे, जिनकी जमीन वहां हवाई अड्डे के लिए ली जा रही है। इन किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें बहुत कम मुआवजा दे रही है और अधिकारी उन पर जबरन जमीन लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को जीत मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया। पीएम मोदी ने खुद बताया कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि वो महिलाएं थी, जिन्होंने पुरुष की तुलना में न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बिहार को लेकर तमाम एग्जिट पोल गलत निकलने के पीछे भी एक वजह इन महिला वोटरों को बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार चुनाव में इन निर्णायक वोटरों से उन्हीं की भाषा में संवाद करने के लिए महागठबंधन के पास न कोई चेहरा था और न ही कोई नारा। ये हाल तब है जब महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी खुद राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं बहन मीसा भारती राज्यसभा से सांसद हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे स्टार प्रचारक हैं, जो वोटों पर असर छोड़ने का मादा रखती हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर ये चेहरे साइलेंट ही बने रहे और साइलेंट वोटर एनडीए के खेमे में चले गए।
आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस के सदस्य कृणाल पांड्या को यूएई से अवैध रूप से सोना भारत लाने के आरोप में मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जानकारी लेने के लिए एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने दुबई से तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर भारत लौटे हैं। बता दें कि कृणाल पांड्या मुंबई इंडियंस के सदस्य हैं। इसके साथ साथ कृणाल पांड्या पर कुछ कीमती सामान भी मिला है। बता दें कि कृणाल पांड्या के साथ उनकी वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी यूएई से भारत लौटी हैं। 10 नवंबर को आईपीएल 2020 का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस को शानदार जीत मिली है। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश के अपने घर में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आसिफ ने मैक्लोडगंज में स्थित एक कैफे के पास सुसाइड किया। आसिफ बसरा अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे और राहुल ढोलकिया की फिल्म परजानिया में नजर आ चुके हैं। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए जमकर तारीफ हुई थी। आसिफ बसरा ने लम्हा फिल्म में भी एक अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी काम कर चुके हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सचिन पायलट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अरुंधति रॉय की किताब को हटा दिया गया है। अरुंधति रॉय की किताब वॉकिंग विद द कॉमरेड्स एमए अंग्रेजी के सिलेबस के साल 2017 में शामिल थी। ये किताब अरुंधति की माओवादियों के उनके ठिकाने पर हुई मुलाकात पर आधारित थी। बीते हफ्ते एबीवीपी के सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर के पिचुमणि से मुलाकात की थी और सिलेबस से किताब को हटाने की मांग की थी। किम नाम फिर से चर्चा में है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन नहीं। ये तो 2 साल का एक रेसिंग कबूतर है, जिसे हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा कबूतर होने का तमगा हासिल हुआ है। एक ऑनलाइन नीलामी में एक दक्षिण अफ्रीकी कलेक्टर ने इसका दाम 1.3 मिलियन यूरो या करीब 1.19 करोड़ रुपए लगाया गया, जिसने इस दुनिया का अब तक का सबसे महंगा कबूतर बना दिया। कोरोना का कहर अभी भी बना हुआ है और खासकर राजधानी दिल्ली में तो लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, क्योंकि हर रोज रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं। कल ही 8,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार को एहसास है कि आने वाले दिन और भी कठिन होने जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने आज अनुमति दे दी है। सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा रही थी। यही नहीं, मॉल, सिनेमा घर और मेट्रो सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन भी खोले जाने के बाद भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील होती रही। लेकिन दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि दिल्ली के लिए खतरा और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ में 262 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही लखनऊ के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7,121 हो गई है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के विजेता और आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सहयोगी रॉन क्लेन को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की बुधवार को घोषणा की। बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद क्लेन राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय की देखरेख करेंगे और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। बाइडेन ने कहा कि रॉन कई वर्षों से मेरे बेहद खास रहे हैं और हमने एक साथ काम किया है। वर्ष 2009 में इतिहास की सबसे बड़ी मंदी में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हमने मिलकर बचाया और बाद में वर्ष 2014 में जन स्वास्थ्य पर इबोला जैसी आई विपदा से निपटे। चीन में 4 दशक से भी अधिक समय के बाद पाकिस्तान की कोई फिल्म रिलीज होगी। सैन्य कार्रवाई पर आधारित इस फिल्म में चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान JF-17 की फ्रांस में निर्मित मिराज 2000 से तुलना को दिखाया गया है। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स की एक खबर में गुरुवार को बताया गया कि फिल्म परवाज है जुनून 45 साल बाद चीन में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म है। ये साल 2018 में आई थी। इस फिल्म को निर्देशन हसीब हसन ने दिया है। शुक्रवार को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य सहयोग को दर्शाया गया है। फिल्म में कई चुनौतियों और बाधाओं के पार करने के बाद पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान पायलट बनने के 2 युवाओं की कहानियां बयां की गई हैं।
फिल्म में चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान JF-17 को भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार चुनाव में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत हासिल करने पर बधाई दी है। जीत पर बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए कहा, चुनाव में जीत के लिए आंग सान सू की और उनकी NLD को बधाई। चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है। मैं दोस्ती के हमारे पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।